नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है 29 जून को, उसके वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से हम इस क्लास को कवर करेंगे। मतलब इसमें आपका दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत और मराठा साम्राज्य 1206 एडी से लेकर 1757 एडी तक के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइन में सभी फैक्ट्स को क्लियर करेंगे। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक ही महा मैराथन क्लास में आपका पूरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम हिस्ट्री का एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया 1206 एडी से लेकर 1757 एडी का पूरा आपका सिलेबस, पूरे आपके एमसीक्यू, सारा कुछ इसी क्लास में कवर हो जाएगा। फिर आपको किसी भी क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश से स्टार्ट होगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये सारे वंश आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद मुग़ल वंश, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, सभी को आपको पढ़ना है। और ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास काफ़ी मतलब यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं 2020 के अकॉर्डिंग जिनका भी सिलेबस है 1206 एडी से लेकर 1757, चाहे वो कोई से भी सेमेस्टर में हो, उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसके बाद आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे पहला आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है वह 320 साल चला है। कुल कार्यकाल कितना रहा है दिल्ली सल्तनत का? 320 साल रहा है। और यह 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक चला है। तो इसमें कुल कितने वंश रहे हैं? 5 वंश रहे हैं दिल्ली सल्तनत में। कौन कौन से वंश रहे हैं? तो इसकी ट्रिक है GKTSL यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद वंश। ये आपको याद रखना है। इससे पहले हमने आपके लिए क्लास करा दी है जिसमें सारे मतलब सभी संस्थापक, जिसने किस किस वंश में क्या निर्माण कराया है, कौन से युद्ध लड़े गए हैं, और मतलब सभी फैक्ट को हमने विकल्प के माध्यम से 200 MCQ के माध्यम से पढ़ लिया है। तो उस क्लास को देखना मत भूलना, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से पढ़ लेना। तो गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो यह आपको पढ़ना है। इसमें इनका कार्यकाल आपको ज़रूर याद रखना है। कार्यकाल होगा गुलाम वंश है आपका 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक। ये आपका 84 वर्ष का शासनकाल रहा है इसका, तो इसको ज़रूर याद रख लेना है आपका। फिर सेकंड है आपका खिलजी वंश जो 1290 से लेकर 1320 एडी तक चला है, जो कि 30 वर्ष इसका शासनकाल रहा है और सबसे कम शासनकाल भी इसी का रहा है। तो आपको इसको ज़रूर याद रखना है कि जो सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का रहा है और सबसे लंबा जो शासनकाल चला है वह तुगलक वंश का चला है। कितने वर्ष? 94 वर्ष का। और 84 वर्ष का कितने गुलाम वंश का चला है। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका तुगलक वंश है 1320 एडी से लेकर 1414 एडी तक, जो कितने कुल 94 वर्ष का इसका शासन रहा है और सबसे लंबा शासनकाल भी इसी का है। अगला है आपका सैयद वंश जो 1414 से लेकर 1451 एडी तक है। कुल 37 वर्ष का इसका शासनकाल रहा है। इसको आप ज़रूर याद रखना है। और लास्ट आपका लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 एडी तक कौन सा वंश रहा है? लोधी वंश। ये अंतिम अंतिम दिल्ली सल्तनत का क्या है? अंतिम राजवंश है लोधी वंश। इसको आप याद रख लेना, पूछ सकते हैं आपसे कि अंतिम राजवंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा है, तो आप बता दोगे लोधी वंश है। आपसे पूछ सकता है कि सबसे लंबा शासन चलाने वाला दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश है, तो आप बता दोगे तुगलक वंश है। सबसे कम कौन सा है? तो खिलजी वंश है। ठीक है। आपसे पूछे गुलाम वंश कितने वर्ष शासन किया है, तो आप MCQs में बता दोगे कि 84 वर्ष शासन किया है। तो अगले पॉइंट पे चलेंगे। सबसे पहले आएगा आपका गुलाम वंश जो कि आपका चला है 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक। ठीक है। क्या 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक। इसके अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम हो जाएगा दास वंश यानी सिलेवरी डायनेस्टी, ममलूक वंश या इलवरी वंश। इसमें कुल कितने शासक रहे हैं? 11 शासक रहे हैं गुलाम वंश में। गुलाम वंश में कुल कितने शासक रहे हैं? 11 शासक रहे हैं। 84 वर्ष का इसका शासनकाल है। पहला शासक है इसका कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 एडी से लेकर 1210 एडी तक इसका शासनकाल रहा है और इसका 4 वर्ष का शासनकाल है। यही कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो संस्थापक है यही है। और यह मोहम्मद गौरीम का गुलाम था। कौन? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह किसका गुलाम है? तो यह मोहम्मद गौरीम का गुलाम है, आपको याद रखना है।
फिर इसका जन्म हुआ था 1150 ईस्वी में, इसका जन्म हुआ है। इसने राजधानी कौन किसको बनाया था, तो लाहौर को बनाया था। और सैन्य यानी जो इसकी सैन्य राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली थी। अगला है आपका, इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था। इसको आप फैक्ट को याद रख लेना, पूछ भी सकता है किससे खरीदा गया था, मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था गौरी ने। ठीक है। बाद में गौरी ने इसे खरीदा। ऐबक गौरी का दामाद भी था। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कौन था, गौरी, मोहम्मद गौरी का कौन था, दामाद भी था। गौरी ने ऐबक को 2 उपाधियां दी, कौन सी, मलिक और सिप हसलार की। किसकी, मलिक और सिप हसलार की। सिप हसलार क्या है, एक सेना का टुकड़ा का मालिक होता है। सेना की जो टुकड़ी होती है उसका मालिक होता है। सेना का कुछ टुकड़ा दे दिया, उसका मालिक उसको बना दिया। ठीक है, इतना आपको मैं समझ सकता हूँ कि फैक्ट क्लियर होगा। कुतुबुद्दीन शुरुआत में गौरी ने इसे अमीर ए आखूर का पद दिया था, जो घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता है। घोड़ों के अस्तबल का कौन होता है, प्रमुख। अमीर ए आखूर की पद दिया था किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। इसकी जो मृत्यु हुई है लाहौर में चौगान यानी पोलो गेम खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु पूछे आपसे पूछ सकता है कि चौगान खेलते समय किस दिल्ली सल्तनत के शासक की मृत्यु हुई थी, तो आप बता दोगे फटाक से, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला स्मॉल फैक्ट है आपका, किससे हुई थी, घोड़ा पोलो खेलते समय, लाहौर में क्या, चौगान खेलते समय। अगला क्वेश्चन आपका, अन्य इसका जो अन्य उपाधियां हैं, पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला, इसकी उपाधि है, आपसे पूछा जा सकता है पील बख्श किसकी उपाधि है, तो आप बता दोगे कुतुबुद्दीन ऐबक की है। क्या इसका मतलब क्या है, हाथियों को दान करने वाला। लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला। हातिम द्वितीय, कुरान खां, इसी की सभी ये उपाधि हैं या इसके अन्य नाम हैं। अगला है, ऐबक ने कभी भी अपने नाम के कोई सिक्के नहीं चलवाए। इस फैक्ट को आप जरूर याद रख लेना। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के कोई भी क्या मतलब सिक्के नहीं चलवाए थे, और न ही खुतबा यानी प्रशंसा पत्र लिखवाया था। ना ही कोई खुतबा या प्रशंसा पत्र लिखवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक सूफी संत बख्तियार काकी का शिष्य है। यह किसका शिष्य है, बख्तियार काकी का शिष्य है, आपको याद रखना है। और बख्तियार काकी के गुरु कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती, जो सूफीवाद के प्रवर्तक हैं। सूफीवाद की स्थापना शिया और सुन्नी के मतभेद को ख़त्म करने के लिए करी थी। किसने की थी, मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी मतलब इनकी दरगाह कहाँ पर है, तो अजमेर में, राजस्थान अजमेर में। ये चीज़ आपको याद रखना है जो भी मैं बोल रहा हूँ, या फिर आप नोट कर सकते हो, है ना। अगला कुछ अगला पॉइंट देखेंगे। हाँ, आपको ये याद जरूर रखना है, सूफीवाद के प्रवर्तक कौन है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इनकी दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में। और इन्होंने किसका मतलब सूफीज़्म की स्थापना की थी, और इन्होंने शिया और सुन्नी के मतभेद को ख़त्म करने के लिए ये किया था। ठीक है। अगला देखेंगे निर्माण। इसमें जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य क्या हैं, तो इसने जो सबसे पहले क्या किया था, कुतुब उल इलाम उलाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना करी थी 1192 में। दिल्ली में स्थित उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। कौन सी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। मैं गलत पढ़ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। फिर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, अजमेर में, राजस्थान में स्थित है। पहले ये संस्कृत महाविद्यालय था। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, पहले क्या था, संस्कृत महाविद्यालय था, जिसे विग्रह राज फोर्थ ने यानी कवि बंधुओं ने बनवाया था। और वहाँ संस्कृत नाटक हरिकेल की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। क्या 2.5 दिन के झोंपड़े में किसकी पंक्तियाँ लिखी हैं, संस्कृत नाटक हरिकेल की पंक्तियाँ लिखी थी। इसे केवल 60 दिनों यानी 60 घंटों में, 16 हावर्स में बनाया गया था, 2.5 दिन में इसको, इस मस्जिद का पूरा निर्माण मतलब पूरा रूप दिया गया था इसको। ये पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए, इसको नोट कर लेना। कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू कराया किसी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। इसकी शुरुआती हाइट थी 72.5 मीटर। 1993 में इसे यूनेस्को विश्व की विरासत में सूची में शामिल किया गया था, कुतुब मीनार को। और आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कुतुब मीनार है उसका पूर्ण रूप यानी पूर्ण उसको किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दरबारी कवि कौन थे इसके, जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इसके दरबारी कवि हैं। हाँ,
एक चीज़ है, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद आपको ज़रूर याद रखनी है, चेरामन जुमा, जो केरल में स्थित है। ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है चेरामन जुमा, ये केरल में स्थित है। ठीक है, इसके निर्माण कार्य हो चुके हैं। इसके दरबारी कवि देख लेते हैं। पहला दरबारी कवि है हसन निज़ामी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? ताजुल मासीर। तो ये आपको याद रख लेना है, जो मतलब दरबारी कवि हैं हसन निज़ामी की जो पुस्तक है ताजुल मासीर। और इसका जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वो है क्या, मकबरा, ये लाहौर में है। इसके बाद इसका जो दामाद है इल्तुतमिश ने बनवाया था। आपसे पूछ सकता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। अगला आपका दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा? हाँ, ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके दरबारी कवि सारा कुछ हो चुका है। तो अगला हो जाएगा आपका जो शासक है वह है आराम शाह। इसका शासनकाल रहा है 1210 से लेकर 1211 ईडी तक। यह ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, जो एक अत्यंत अयोग्य शासक साबित हुआ। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि अयोग्य शासक दिल्ली सल्तनत का कौन है? उसमें ऑप्शन दिया होगा इल्तुतमिश, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको आराम शाह लगाना है। ठीक है, इसे इल्तुतमिश ने जूड़ के युद्ध में बुरी तरह हरा दिया था और गद्दी से हटा दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। जूड़ के युद्ध में, कौन से युद्ध में हराया था इल्तुतमिश ने आराम शाह को? जूड़ के युद्ध में। अगला देखेंगे, अगला शासक आपका इल्तुतमिश। इसका शासनकाल रहा है 1211 से लेकर 1236 ईडी तक। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। इसे ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसने क्या कहा था? राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थापित किया था। ठीक है, अगला देखेंगे। हम्म हाँ, और इसकी उपाधि है अमीर उल उमरा। किसकी उपाधि है? इल्तुतमिश की। अमीर उमला यानी ईश्वर की भूमि का रक्षक कौन है? इल्तुतमिश। इसकी उपाधि हो जाएगी खलीफा से खल्लत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना। यानी जो खलीफा होता है, एक पहले पोस्ट होती थी खलीफा, जो मुस्लिम समाज में सबसे ऊंची पोस्ट होती है। तो जो खलीफा से अपॉइंटमेंट लेटर पाने वाला पहला मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, अगला देखेंगे पारिवारिक पृष्ठभूमि। यानी पिता का नाम था इल्म खां। पिता का नाम क्या था इल्तुतमिश के? इल्म खां। इल्तुतमिश का खरीदार चुस्तकवा था। चुस्तक बाबा चुस्तक बाबा था इल्तुतमिश का जो खरीदार था। इसका जो पद क्या है? सर ए जहांदार। पदे शाहजहादार। इल्तुतमिश का पद है पदे शाहजहादार। दिल्ली की गद्दी पे बैठने से पहले ये बदायूं का गवर्नर था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एकता प्रथा, इसने एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा अरबी भाषा शब्द का जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। ये आपसे पूछा जा सकता है एकता प्रथा का अर्थ क्या है? तो भूमि का टुकड़ा होता है। ठीक है, एकता अरबी भाषा का शब्द है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर भारत में लागू की गई थी ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, तुर्क चहलगानी। शासन सुदृढ़ करने के लिए 40 सरदार यानी तुर्क अमीरों का संगठन, एक संगठन बनाया जिसे हम चालीसा दल कहते हैं। इसका प्रमुख कौन था? बलबन था। क्या? तुर्क चहलगानी का जो प्रमुख है वह बलबन था। यह किसने बनाया था? यह बनाया था इल्तुतमिश ने। न्याय व्यवस्था इसकी कैसी थी? आगरा में न्याय की जंजीर का घंटा लगवाया था इल्तुतमिश ने। क्या? न्याय की जंजीर का जो घंटा है वह किसने लगवाया था? इल्तुतमिश ने लगवाया था। इतिहास संग्रह क्या है? इल्तुतमिश के समय का इतिहास तारीख फिरोजशाही में वर्णित है। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का किसमें है? तो इल्तुतमिश भी दिल्ली सल्तनत में आ रहा है। तो ये आपका तारीख फिरोजशाही पुस्तक में वर्णित है, जिसके लेखक कौन है? बर्नी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो बर्नी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तराइन का जो तृतीय युद्ध है। हम्म तराइन, हाँ, अगला हो जाएगा सारा कुछ। ये तारीख फिरोजशाही में लिखा गया बर्नर। ठीक है, हाँ, अगला देखेंगे। अगला क्या है आपका? मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है आपका लिए। तराइन का जो प्रथम तृतीय युद्ध है 1215 एडी, इसे
यल्दौज को हराया था। इसने किसको हराया था? यल्दौज को हराया था। यल्दौज, कुवाचा और ख्वारिज्म इसके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। किसके? इल्तुतमिश के। इसकी मुद्रा प्रणाली कैसी थी? इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जीतल और टंका। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जीतल क्या थी? तांबे की थी। टंका किसकी थी? चांदी की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्कों पर टकसाल यानी मिंट का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। मिंट होते हैं जहाँ पर सिक्का छापे जाते हैं, वहाँ की मोहर होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है टकसाल यानी लिखवाने वाला पहला शासक कौन है? तो इल्तुतमिश है। भारत में कुल कितने टकसाल हैं? 4 टकसाल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगोल आक्रमण 1221 में, 1221 एडी में जो इसके समय पर ही, इल्तुतमिश के समय पर चंगेज खां यानी तिमुचिन ने नेतृत्व के में मंगोलों का आक्रमण का खतरा मंडराया था। ठीक है। स्थापत्य कला इसने क्या किया था? भारत में अकबर मकबरा शैली का जनक किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है जो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। इसी ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनाया था। इसने किसके? अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनाया था। इसने जोधपुर नागौर में अतारकिन दरवाज़ा बनाया था। दिल्ली में स्वयं का मकबरा बनाया था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है, दरबारी कवि कौन थे? मिनहाज उस सिराज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनकी पुस्तक है तबकात ए नसीसरी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा आपका। यह सम्मी जाति वंश का था। कौन? इल्तुतमिश सम्मी जाति वंश का था। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। अगला शासक हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज। ये इसका जो शासन रहा है 1236 से लेकर 1236 एडी में ही रहा है। यह इल्तुतमिश का पुत्र था और एक अयोग्य शासक था। इसका शासन इसकी माँ शाह तुर्कान का नियंत्रण था। जो इसका जो शासन पर किसका नियंत्रण था? इसकी माँ का नियंत्रण था। अगला देखेंगे, रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो रजिया सुल्तान का जो शासन रहा है 1236 से लेकर 1240 ईडी तक रहा है। इनका कुल 3 साल 6 महीने 6 दिन का शासन रहा था। ये इल्तुतमिश की पुत्री हैं और तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका हैं। यह पुरुषों की तरह कोल्हा और टोपी यानी चोगा कुर्ता पहनती थी, धारण करके दरबार में बैठती थी। आपसे पूछा जा सकता है कोल्हा क्या है? तो ये टोपी है। और चोगा क्या है? तो एक कुर्ता है, धारण करके पहनती थी। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर आखूर यानी काले गुलाम याकूत को अमीर आखूर अस्तबल का प्रधान नियुक्त किया, जो बाद में अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया। ठीक है। अगला है विद्रोह। इसके मतलब इसके बीच मतलब ये जब कुछ लोग होते हैं जिनकी मानसिकता खराब होती है कि लड़की कैसे शासिका बन गई, तो इनके खिलाफ विद्रोह हुए। क्या हुए थे? इनके खिलाफ भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के विद्रोह किया, जो जिसमें इनकी जो 25 दिसंबर 1240 को कैथल के पास रजिया की जो हत्या कर दी गई थी इसी विद्रोह के कारण। अगला है आपका फैक्ट है, अगला मतलब शासक है बहराम शाह। बहराम शाह का जो शासन रहा है 1240 से लेकर 1242 ईस्वी एडी रहा है। तो इल्तुतमिश का पुत्र है और रजिया का भाई था। इसने एक नए पद दिया यानी नायब मुमलिकात की स्थापना की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नायब मुमलिकात की स्थापना की। और इस पद पर एतगीन को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? एतगीन को नियुक्त किया। बाद में उसकी हत्या करवा दी। इसके समय 1241 में तायर ने नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण किया। तायर ने क्या किया था? मंगोलों का आक्रमण किया था। तैयर कहते हैं उसे, तायर नहीं कहते, तैयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महसूद शाह जिसका शासनकाल 1242 एडी से लेकर 1246 एडी तक रहा है। यह एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है नसरुद्दीन महमूद। इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। 1246 से लेकर 1266 एडी तक इसका शासन रहा है। इल्तुतमिश का पुत्र है जिसे सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दिल्ली मतलब सल्तनत काल का औरंगजेब किसको कहा जाता है। ठीक है। और क्यों? यह एक अत्यंत सादगी से टोपी सीखकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट कर लेना है। इसका एक नायाब ए मुमलिकात बलबन था। नायाब ए मुमलिकात कौन था? बलबन था। बलबन महमूद बलबन का दामाद भी था। बलबन का क्या? दामाद भी था। इसके समय सम्मी वंश
और प्रथम इलवरी वंश का खात्मा हुआ था। यानी पहले गुलाम वंश का खात्मा किसके समय पर हुआ था? नसरुद्दीन महमूद के समय पर। ठीक है। हाँ, अगला है बलवन, जिसको हम यहाँ से आपका द्वितीय गुलाम वंश शुरू हो गया था बलवन से। ठीक है। गुलाम वंश का अन्य नाम जो है सम्मी वंश भी है, आप कंफ्यूज मत होना। और यहीं से आपका जो प्रथम, हाँ, इलवरी वंश भी नाम गुलाम वंश का ही है, तो ये प्रथम इलवरी वंश खत्म हो चुका है बलवन तक, नसरुद्दीन महमूद तक। बलवन से स्टार्ट होता है द्वितीय गुलाम वंश। तो इसका फैक्ट देखेंगे। हाँ, बलवन से क्या है, बलवन आपका एक इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। किस वंश का है? इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश यानी बलवली वंश की शुरुआत माना जाता है। यह इल्तुतमिश का गुलाम था और चालीसा दल यानी 40 सरदारों का प्रमुख था। इसकी उपाधि है उलूग खां। यह उपाधि सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। बहराम शाह के समय अमीर ए शिकायत बना। बहराम शाह बहराम शाह के समय पर अमीर शिकार बना और बाद में अमीर आखूर बना। ये इसकी उपाधियां हैं। अमीर शिकार बना, अमीर आखूर इसकी उपाधियां हैं। अगला देखेंगे नीतियाँ क्या हैं इसकी। नीतियाँ हैं विद्रोहियों और मेवातियों के खिलाफ कठोर लोहा एवं रक्त नीति अपनाई थी। किसने? बलवन ने। आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो अपनाई है वह अपनाई है बलवन ने। ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। इसे इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्क चहलगानी यानी 40 दल का अंत किया। 40 दल का अंत किसने किया था? बलवन ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दरबार में ईरानी प्रथाओं यानी सिजदा सिजदा साष्टांग दंडवत झुकना और पाबोस सुल्तान के कदम चूमना की शुरुआत इसी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। पाबोस और सिजदा क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत में पहली बार गैर इस्लामिक प्रथाएं लागू हुई। दरबार का जो गठन पारसी पद्धति पर किया गया था और इसने ईरान नववर्ष उत्सव नवरोज की शुरुआत की। नवरोज की शुरुआत किसने की थी? बलवन ने। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सैनिकों के लिए नगद वेतन को की व्यवस्था सबसे पहली बार शुरू की, परंतु इसे पूर्णतः लागू अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दो प्रमुख विभाग बनाए। पहला विभाग क्या है? बरीद ए मुमलिक। बरीद ए मुमलिक पहला विभाग बनाया था इसने। इस बरीद ए मुमलिक जो गुप्तचर विभाग है, ये क्या इंटेलिजेंस डेप्ट है। अगला विभाग देखेंगे, दूसरा विभाग है आपका दीवान ए अर्ज। यह कौन सा है? मिलिट्री डिप्ट है यानी सैन्य विभाग है। इसने न्याय विभाग की स्थापना की। इसने जो बलवन है इसने ही न्याय विभाग की स्थापना की थी और बलवन ने न्याय विभाग की स्थापना की। बलवन के समय पर 1269 और 1585 में मंगोल आक्रमण हुए थे। क्या इसके जो मंगोल आक्रमण हुए थे इसी के समय पर हुए थे। किसमें? इनकी सन याद रख लेना, 1279 और 1285 AD में मंगोल आक्रमण हुए और 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया, जिसे दबाने में अमीन खां यानी लखनऊती का वाइसराय नाकाम रहा। बाद में बलवन ने स्वयं विद्रोह को कुचला। बलवन के बाद उसका पोता बुरखा खां का पुत्र यानी केकूबाद शासक बना, जिसे किलोखरी क्या किला बनवाया था। इसने किलोखरी का किला बनवाया था। ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अंतिम शासक गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स सुमुद्दीन सेकंड था। कौन? गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वह कौन है? क्यूमर्स शमसुद्दीन सेकंड था। अगला देखेंगे खिलजी वंश आ जाएगा। खिलजी वंश आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसका जो शासन रहा है 1290 से लेकर 1320 AD तक रहा है। दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश जिसका कार्यकाल 30 वर्ष का था। इसका पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो शासन रहा है 1290 से लेकर 1296 AD तक रहा है और जलालुद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का संस्थापक है। यह सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था, 70 वर्ष का। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सबसे बुजुर्ग शासक है, तो बुजुर्ग शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इसे केकूबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। शाइस्ता खां की किसने दी थी? केकूबाद ने। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके समय कड़ा मणिकपुर में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। इसके लिए क्या हम बड़े 70 साल के बुढ़े के शासन को नहीं सहेंगे, मतलब इस प्रकार से विद्रोह किया था मणिकपुर में मलिक छज्जू ने। ठीक है। इसके दो पुत्र थे, इब्राहिम खान खाना और अकरकली खान थे। किसके? जलालुद्दीन खिलजी के दो पुत्र हैं थे। इसने
कड़ा की जागीर अपने भतीजे दामाद यानी अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी थी। ठीक है। दरबारी विद्वान कौन थे इसके? अमीर खुसरो, हसन देवली इसके दरबारी कवि हैं। इसको दरबारी कवि को इम्पोर्टेंट समझ लेना। अमीर खुसरो, इन्होंने कुल 8 सुल्तानों को दरबार देखा था। अमीर खुसरो ने आपसे पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों को दरबार देखा था, तो 8 सुल्तानों को देखा था। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक है। खुसरो को कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार, खड़ी बोली का जनक माना जाता है। किसे? जो अमीर खुसरो हैं इनको कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार और खड़ी बोली का जनक माना जाता है और इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है या पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रमुख पुस्तक क्या है इनकी? तुगलकनामा, किरण उस सादेन के तुगलकनामा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और मिक्ता उल फतू यानी आशिका और ये आशिका, ये इसकी पुस्तक हैं। इसकी मृत्यु हुई थी जो 1296, मतलब किसकी मृत्यु हुई थी? जलालुद्दीन खिलजी की। कब मृत्यु हुई थी? 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान शासक रामचंद्र देव के खिलाफ से लौटकर अलाउद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर दी थी। ठीक है। अगला शासक आया था अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा 1296 से लेकर 1316 ईडी तक रहा। इसका बचपन नाम है अली गुरसाप। ठीक है। और इसका राज्याभिषेक लाल महल दिल्ली में किया गया था। इसकी उपाधि थी द्वितीय सिकंदर सानी युग का विजेता, अमीर उल मोमदिन, जनता का चरवाहा, ये इसकी उपाधियां हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। 4 प्रमुख सेनापति थे इसके। उल्लूक खां, उत्तर भारत की विजय का उल्लूक खां को श्रेय जाता है। जाफर खां, उत्तर भारत की विजय का उल्लूक खां, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। जाफर खां मंगोल विजय के लिए जाना जाता था और नुसरत खां उत्तर भारत की विजय के लिए जाना जाता था। मलिक काफूर, ये चौथा वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दक्षिण विजय अभियान में यह हिजड़ा था। मलिक काफूर एक जेंडर था, यह एक मतलब हिजड़ा था, तो यह इसी को दक्षिण विजय अभियान सौंपे गए थे। ठीक है। अगला देखेंगे उत्तर भारत के प्रमुख विजय अभियान। गुजरात अभियान 1297 के बीच में हुआ था इसका। उत्तर भारत में सीमा विस्तार का पहला अभियान, यहाँ के राजा कर्णदेव को हराया और उनकी पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया। इसी अभियान से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, तो मलिक काफूर को। ठीक है। फिर अपना सेकंड आया था रणथंबोर अभियान, जो 1301 में किया था। यहाँ के शासक हमीर देव को हराया, उनकी पत्नी रंग देवी ने जौहर किया। आपसे पूछा जा सकता है पहली भारतीय महिला जिसने जौहर किया, तो कौन है वह? रंग देवी, इन्होंने जौहर किया, जो भारतीय इतिहास की पहली महिला जौहर माना जाता है। जौहर का कहता है अपने आप को आग में समर्पण कर देना। ठीक है। किसी और के हवाले ना करके अपने आप को आग में समर्पण कर देना। अगला देखेंगे चित्तौड़ अभियान 1303 में किया था इसने। यहाँ के शासक रावल रतन सिंह थे, उनकी रानी पद्मिनी ने अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। इस घटना पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक लिखी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अभियान में गौरा और बादल नामक 2 वीर सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए। राजा के भाई रणमल ने धोखा दिया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम यानी खिज्जिर खां कर रख दिया था। अगला रहा था इसका जो युद्ध अभियान है मालवा अभियान, तो यह 1305 में इसने किया था। यहाँ के शासक महकल देव थे जिनको पराजित किया था। अगला इसका रहेगा दक्षिण भारत की विजय अभियान। दक्षिण भारत के विजय अभियान रहे हैं, इसका जो श्रेय जाता है मलिक काफूर को जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देवगिरी 1296 से लेकर 1307 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका शासक कौन था? देवगिरी के रामचंद्र देव को पराजित किया था यहाँ पर। अगला है तेलंगाना यानी बारंगल 1309 के 909 ईस्वी में हुआ था। इसका जो शासक है वह प्रताप रुद्र देव थे। इन्होंने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा सौंपा, जो गोलकुंडा की खान से निकला था। ठीक है। होयसल द्वार समुद्र 1310 में मतलब ये विजय अभियान हुआ था। शासक वीर बल्लाल को हराया था। ठीक है। अगला अभियान रहा है इसका पांडा अभियान 1311 ईस्वी में हुआ था, सुंदर और वीर पांडा के विरुद्ध में। ठीक है। इसके महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक सुधार क्या हैं देख लेते हैं।
बाजार नियंत्रण प्रणाली, वस्तुओं के दाम निश्चित किए और जमाखोरी रोकी। ठीक है, एकता प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया। ठीक है, सैनिकों का हुलिया लिखवाना शुरू किया इसने, घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई शुरू की इसने। ठीक है, भू राजस्व का जो 50% है कर दिया, मतलब लिया इसने। और खराज कर वसूला इसी ने। दान में दी गई भूमि को छीनकर खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में बदल दिया। ठीक है, गुम्स कर लूट का धन, यानी गुम्स कर जो लूट का धन होता है, सुल्तान का हिस्सा बढ़ाकर 80% कर दिया, यानी 4/5 कर दिया। और कर दिया सैनिकों का जो हिस्सा था उसमें 20% कर दिया था। नए नए कर लगाए गए थे, गरी कर जो घरों पर लगाया गया था, और चरी कर जो दारू और पशुओं पर लगाया गया था। ठीक है, हाँ, तो इसके जो प्रशासनिक विभाग देख लेंगे। प्रशासनिक विभाग कौन कौन से थे। दीवान ए बिजारत, इसका जो वित्तीय विभाग था। दीवान ए आरिज आरिज सैन्य विभाग था। दीवान ए रसालत ये विदेशी विभाग था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था। इसके अंतर्गत नाप तोल अधिकारी को नाजिर यानी नज़र रखने के लिए तथा मंडियों के प्रमुख को साहेना मंडी कहा जाता है। साहेना मंडी कहा जाता है। गुप्तचरों को बरीदिया मुनहियान कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य निर्माण कार्य, इसने 1000 खंबा महल मतलब बनवाया था। सीरी का किला बनवाया था। जमायत खाना मस्जिद बनाई थी। अलाई दरवाज़ा बनवाया था। कुब्बत उल इलाम मस्जिद का मुख्य दक्षिण द्वार बनवाया था। और हौज खास बनवाया था। ठीक है, इसकी जो मृत्यु है 1316 ईस्वी में जालंधर रोग के कारण हो गई थी। इसके कारण मलिक काफूर केवल 36 दिन के लिए गद्दी पर बैठा था। मलिक काफूर के बाद मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 ईडी का शासक बना था, जो कभी कभी नगण्य अवस्था में दरबार में दौड़ा करता था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। खलीफा घोषित करने वाला कौन है शासक, तो मुबारक शाह खिलजी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। बाद में खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला आ जाएगा तुगलक वंश आ जाएगा आपका। तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय और 94 वर्ष का शासनकाल करने वाला वंश था। इसमें कुल 9 शासक हुए हैं। पहला शासक है इसका गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, जो सर्वसम्मति से अमीरों के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, जो सबकी सहमति से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है ये। उपाधि क्या है, गाजी की उपाधि इसने, यानी विधर्मियों को कत्ल करने वाला इस गाजी की उपाधि धारण की इसी ने। ठीक है, कार्य इसने क्या किया था, भारत में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितने भी हाईलाइट ब्लैक ब्लैक हेडिंग में है ना, ये मोटे मोटे, ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर यानी 56 कोट दुर्ग बनवाए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने इसी के संदर्भ में कहा, हुजून दिल्ली दुरुस्त किसने कहा, तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने। हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, अगला इसकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय। अफगानपुर में लकड़ी के महल से ढह जाने से दबकर इसकी मतलब इसके पुत्र जूना खां ने बनवाया था। यानी जूना खां कौन है, एमबीटी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक जो बनवाया था वो, उसमें वो टूट गया था। लकड़ी का महल था, उसमें दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर सेकंड आया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम एमबीटी कहते हैं। इसका शासनकाल रहा था 1525 से लेकर 1551 ईडी तक। फिर उसके बाद इसका मूल नाम जो है मलिक फरुखुद्दीन है। इसका बचपन का नाम जूना खां उल्लूक खां। उपाधि इसकी है अमीर उल मोमीन। ये आपके लिए उपाधि जरूर याद रख लेना है। यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक था। परंतु अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे इतिहासकार इसामी ने पागल एक इतिहासकार है इसामी ने इसको क्या बता दिया था, पागल बता दिया था। ये तो आपसे पूछा जा सकता है। तो स्वप्रशील और रक्त पिपासु भी कहा था। क्या, स्वप्रशील और रक्त पिपासु भी कहा था।
इसके 5 असफल योजनाएं रही हैं, कौन कौन सी हैं वो पढ़ लेते हैं। राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी, राजधानी दिल्ली से बदलकर दक्षिणी में देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। बाद में यह योजना पूरी तरह असफल रही और पुनः दिल्ली लौटना पड़ा। दूसरी है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यानी 1329 ईस्वी में इसने तांबे और कांसे के सांकेतिक सिक्के चलाए, जिसका बड़े पैमाने पर जाली रूप तैयार होने लगा और अर्थव्यवस्था ठप हो गई। ठीक है। खुरासान अभियान तो 1330 में और 31 के बीच में हुआ था। इराक खुरासान क्षेत्र को जीतने के लिए इसने 3 लाख सैनिक अधिक से अधिक सैनिकों की अग्रिम सेना तैयार की और 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया, परंतु अंतिम समय में समझौते होने से अभियान रद्द करना पड़ा। ठीक है। फिर अगला था अभियान कराचिल अभियान, हिमाचल और चीन के पहाड़ी क्षेत्र में सेना भेजी, जहां अत्यंत ठंड और दुर्गम रास्तों के कारण सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। फिर पांचवा क्या था, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। गंगा यमुना के जो उपजाऊ क्षेत्र दोआब में टैक्स को इसने बढ़ा दिया था। ठीक है। भाग तक बढ़ा दिया था, कितने भाग तक, 1/10 यानी 1/10 भाग तक इसने बढ़ा दिया था। उसी वर्ष वहाँ भीषण अकाल पड़ गया। किसानों की सहायता के लिए इसने कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, किसने की थी इसकी स्थापना, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका प्रमुख अमीर कोही होता था। इसने तकावी ऋण यानी कृषि ऋण भी बांटे। ठीक है। इब्न बतूता का आगमन हुआ 1333 में। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता इसी काल में भारत आया था। आपसे पूछ सकता है इब्न बतूता मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री भारत किसके शासनकाल में आया था। ठीक है। एमबीटी ने उसकी विद्वानता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 में अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल रहला। इम्पोर्टेंट है आपके। नए साम्राज्य का उदय। एमबीटी के शासनकाल की अराजकता के दौरान दक्षिण भारत में 2 स्वतंत्र राज्य बने। कौन कौन से बने थे, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने गुरु विद्याधर के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी, हम्पी। आपसे पूछा जा सकता है। अगला 1347 में क्या हुआ था, 1347 में हसन गंगो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों आपको याद कर लेना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई थी, एमबीटी की जो मृत्यु हुई थी 1351 में ठट्टा सिंध क्षेत्र में विद्रोह दबाते समय इसकी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। अगला शासक रहा था फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी, 1351 से लेकर 1388 ईडी तक। यह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई, हाँ तो कहाँ चल रहे थे, इसके जो छोटा भाई मतलब गयासुद्दीन तुगलक के जो छोटे भाई हैं, रज्जब रज्जब का पुत्र था कौन, फिरोज शाह तुगलक एफएसटी। इसकी माता कौन थी, हिंदू राजपूत राजकुमारी बीवी जैला थी। ठीक है। वास्तविक नाम क्या था इनका, कमालुद्दीन फिरोज था। ठीक है। इतिहासकार एलिफ्ट ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा। किसने कहा था, एलिफ्ट ने। आप इसको याद रख लेना, सल्तनत काल का किसको कहा जाता है, अकबर। ठीक है। इसने सल्तनत काल का जयसिंह भी कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। इसके बाद आपको इसका दो बार राज्याभिषेक हुआ था इसका। पहला ठट्टा में 13 मार्च 1351 में, फिर दूसरा अगस्त में हुआ था दिल्ली में। ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था, 1351 में पहले ठट्टा में, फिर दिल्ली आगरा में हुआ था। मतलब अगस्त में आगरा में हुआ था। ठीक है। अगला देखेंगे इसका, अगले बिंदु हैं इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इसका जो आर्थिक व धार्मिक कार्य क्या है, इसने एमबीटी के समय किसानों के तकावी ऋण पूरी तरह माफ़ कर दिए गए। सल्तनत काल के 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 मुख्य रियासत सम्मत कर लगाए। पहला खिराज भूमि कर, यानी इसका जो 1/6 भाग लेता था। ठीक है। जक़ात मुस्लिमों से लिए जाने वाला धार्मिक कर, ये 2.5% था। ठीक है। 2.5% था। अगला हो जाएगा आपका जजिया कर। यह जजिया कर था, जजिया कर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आपके लिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान तो कौन है, तो एफएसटी है। इसने हिंदुओं को जिम्मी यानी संरक्षित गैर मुस्लिम कहा। जजिया सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर लगाया था। ऐबक ने इसे दिल्ली कश्मीर में फैलाया था। उत्तर भारत में एफएसटी ने पूर्ण रूप से फैलाया था। एफएसटी कौन है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है।
गुस गुप्स गुम्स गुम्स कर है। लूट के धन में सुल्तान का जो हिस्सा रहेगा 1/5 भाग रहेगा, जिसका 20% होगा। ठीक है। इसने एक नई सिंचाई कर हर्ब ए सर्ब लगाया, जो उपज का 10% होता था। इसने 5 बड़ी नहरें और अनेक बागों का निर्माण कराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, इसकी प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी। देखो, इसकी जो प्रशासनिक नीतियां हैं, इसने एकता प्रथा को पुनर्जीवित किया और उसे वंशानुगत बना दिया। इसने विरासत का सिद्धांत कहा। इसने सेना के इतलाक प्रथा यानी जागीर के बदले प्रमाण पत्र देना शुरू किया, जिससे इसका काल सल्तनत काल में सबसे भ्रष्ट काल माना गया है। आपसे पूछा जा सकता है, स्थायी सेना रखना बंद कर दिया। दासों के प्रति प्रेम, इसके पास सल्तनत काल में सर्वाधिक दास गुलाम थे, जिनकी संख्या कितनी थी, लगभग 1,80,000 थी। इतिहासकार बर्नी के अनुसार है। दासों को नियंत्रण के लिए इसने एक पृथक, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, जितनी लाइन है ये वाली, पृथक विभाग यानी दीवान बंदरगाह और दासों की भर्ती के लिए आरजे वदान विभाग बनाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये वाला ये। ठीक है, आपको याद रख लेना है। कल्याणकारी विभाग, दीवान खैरात बनाया इसने। अनाथ मुस्लिम महिलाओं, लड़कियों और विधवाओं की सहायता के लिए दान विभाग था ये। दीवान इस्तिहाक, वृद्धों के पेंशन विभाग था ये। रोजगार दफ्तर, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए दफ्तर खुलवाया। दीवान रेसालत यानी लोक शिकायत हेतु दीवान मुस्तखराज मुस्तखराज लगान वसूलने वाला एक विभाग बनाया था। ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे, इसने दरबार में भित्ति चित्रकारी पर प्रतिबंध लगाया था। इसने सोने चांदी के बर्तनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया था। महिलाओं के पीर और मज़ारों पर जाने पर रोक लगाया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये वाली पूरी लाइन। नगरों की स्थापना में इसने लगभग 300 नए नगर बसाए, जिनमें से प्रमुख फिरोज शाह कोटला, दिल्ली, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, सिराज हिंद, जौनपुर नगर इसने अपने चचेरे भाई जूना खां यानी MBT की याद में बसाया था। ठीक है। अगला देखेंगे, साहित्य व स्थापत्य। इसके काल में इतिहासकार बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही लिखी। FST ने स्वयं अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजशाही, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लिखी थी। इसने ज्वालामुखी मंदिर को लूटकर उसके संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद कराया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से ससगनी सिक्का चलाया था। इम्पोर्टेंट है, चलाया, जो 6 जीतल के बराबर था। कितने, जो 6 जीतल के बराबर था। यह सम्राट अशोक के स्तंभ यानी टोपरा स्तंभ हरियाणा और मेरठ स्तंभ यूपी को दिल्ली लेकर आया था और स्थापित कराया। 1368 में इसने आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल की मरम्मत कराई थी। ठीक है। उत्तरवर्ती शासक FST की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन तेजी से हुआ। इसके बाद शासक क्रमशः गयासुद्दीन मोहम्मद शाह 1388 में, फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह 1388 से 89 रहा, फिर अबू बकर शाह 1389 से 90 रहा, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 रहा, अलाउद्दीन सिकंदर शाह हुमायूं, फिर सिकंदर शाह 1394 से लेकर 1395 तक रहा था। ठीक है। इसके बाद आया था नसरुद्दीन महमूद 1395 से लेकर 1414 AD यानी अंतिम तुगलक वंश का शासक था। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसने समय मलिक सरोवर यानी ख्वाजा जहां ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना की। सरकी वंश की स्थापना की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण थी, जिसमें दिल्ली में भीष्म नरसंहार हुआ। इसमें लगभग 15 दिनों में रोजाना रोज 1 लाख सिर काटे गए थे। अगला देखेंगे, सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक चला गया था, तो सैयद वंश चला है आपका 1414 ईस्वी से लेकर 1451 AD तक। ठीक है। इसके बाद है, यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे छोटा शासनकाल 37 वर्ष का वंश वाला है। ठीक है। संस्थापक खिजिर खां है 1414 से लेकर 1421 AD। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि स्वयं को तैमूर लंग के पुत्र यानी शाहरुख का प्रतिनिधित्व मानकर रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा।
मुबारक शाह इसमें रहा था अगला 1421 से लेकर 1434 एडी। यह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। इसके काल के प्रसिद्ध लेखक याहिया याहिया बिन सरहिंदी थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही लिखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1545 एडी। इसके समय पर 1440 में मालवा के शासक के विरुद्ध अभियान हुआ। इसमें बहलोल लोधी ने इसकी सहायता की थी। ठीक है। फिर आया था आलम शाह, जो 1445 से लेकर 1451 एडी तक शासन किया था। यह सैयद वंश का अंतिम और सबसे अयोग्य शासक था। यह दिल्ली का राजपाट में 2 सालों में साहेना ए शहर और अमीर को सौंप स्वयं बदायूं चला गया। इसके बाद बहलोल लोधी ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। फिर आया था आपका लोधी वंश। मुझे लग रहा है आज की क्लास में ना दिल्ली वंश ही कंप्लीट हो पाएगा। फिर अगली क्लास में हम कौन सा कवर करेंगे क्या कहते हैं उसको, मुग़ल फिर मराठा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था और दिल्ली पर पहला अफ़गान वंश यानी खिलजाई जाती थी अफ़गान वंश था, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी इसका संस्थापक है। लोधी वंश का संस्थापक, जिसने 38 वर्ष तक शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत में किसी भी सुल्तान का सबसे लंबा व्यक्तिगत शासनकाल है। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यह अत्यंत सादगी पसंद था। यह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि दरबारियों के साथ नीचे दरी कालीन पर बैठता था। इसने जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह सरकी को पूरी तरह हराकर जौनपुर को पुनः दिल्ली में मिलाया और अपने बड़े बेटे बारबक शाह को वहाँ का गवर्नर बनाया। फिर आया था सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 एडी तक। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निज़ाम खां 1489 में सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ऐतिहासिक कार्य क्या किए थे इसने? 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। धार्मिक कट्टरता थी इसमें क्या? इसने मुस्लिमों द्वारा मुहर्रम और ताजिया पर निकलने और मुस्लिमों महिलाओं को पीर मज़ारों पर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदुओं के पवित्र गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी थी। इसने मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर तथा नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके पत्थरों के टुकड़ों को कसाईयों को मांस के तोलने के लिए दे दिया था। ठीक है। अगला देखेंगे प्रशासनिक सुधार क्या थे इसके। इसने भूमि मापन के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी लागू किया, जो 36 इंच का होता था। इसकी साहित्यिक अभिरुचि यह स्वयं फारसी भाषा में गुलरुखी उपनामा शीर्षक को कविताएं लिखता था। इसके काल में संगीत का पहला फारसी ग्रंथ यानी लज्जक ए सिकंदर शाही तैयार हुआ था। इसके वजीर मियाँ भुइयाँ ने चिकित्सा ग्रंथ फरहंग ए सिकंदरी यानी तिब्बत ए सिकंदरी की रचना की इम्पोर्टेंट है। मियाँ भुइयाँ ने 1505 ईस्वी में दिल्ली में प्रसिद्ध मोठ मस्जिद यानी दाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शारीरिक विशेषता व मृत्यु यह क्लीन शेव यानी बिना दाढ़ी के। गले की बीमारी यानी कैंसर सोफेकस के कारण 1517 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। आगे देख लेते हैं आपका क्या है, आगे आ जाएगा आपका। हाँ, इसके समकालीन प्रसिद्ध विभूतियाँ। इसके समकालीन संत कबीरदास रचना साखी संबद रेमनी, जिनका संग्रह बीजक कहलाता है। गुरु नानक देव और मेवाड़ के महाराजा राणा संगे थे। अगला आएगा आपका लास्ट और कौन था? इब्राहिम लोधी। यह लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में यह युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जो निर्णायक रहा। कुछ स्रोतों के अनुसार सांगा की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोधी के क्रूर व्यवहार से तंग आकर पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और इसके चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। परिणाम क्या हुए इस युद्ध के?
बाबर की जो सेना की विजय हुई, इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। इसी के साथ 320 वर्षों से चला आ रहा दिल्ली सल्तनत का युग समाप्त हो गया। भारत में अब नए साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। हाँ। तो साथियों, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आपका हम मुग़ल शासन, और इसके बाद मुग़ल शासन के बाद फिर पढ़ेंगे आपका मराठा शासन। इस क्लास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे आपको भी ज़्यादा वो परेशानी ना हो पढ़ने में, और मुझे भी ज़्यादा परेशानी ना हो आपको पढ़ाने में। क्योंकि आपका देखो टाइम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। 1 बजे मैं इस क्लास को रिकॉर्ड मतलब 1 बजने वाला है। अब मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि 3 पार्ट में डिवाइड करूँ रोज़ाना आपको। कल भी मतलब कल तक सारी क्लास डाल दूँगा इसकी, ठीक है। आप देख लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो मतलब मैं साथियों एक चीज़ सोच रहा था कि जो आपका मुग़ल साम्राज्य है उसको भी अभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी मैराथन फिर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखेंगे मुग़ल साम्राज्य में क्या है। आपका मुग़ल साम्राज्य आपका 1526 से लेकर 1500 मतलब 1857 तक चला है। मुग़ल साम्राज्य कब तक चला है? 1857 तक चला है। इसमें कुल आपके 316 वर्ष तक इसने राज किया है। बीच में 15 वर्ष के लिए सूरी साम्राज्य आ गया था, 1540 से लेकर 1555 तक, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसका जो पहला शासक रहा है बाबर। कौन रहा है? बाबर। 1526 से लेकर 1530 ईडी तक इसका शासन रहा है। और मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक बाबर ही था। बचपन का नाम क्या है इसका? ज़हुरुद्दीन, इसका मोहम्मद ज़हुरुद्दीन इसका नाम है। और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे? फरगना, उज्बेकिस्तान, ठीक है। माता का नाम है कुतलुब निगार। कुतलुब निगार इसकी माता का नाम है। और ये इसकी जो माता है 5वीं मतलब 14वीं पीढ़ी से चंगेज खां से संबंधित है, मंगोलों से संबंधित है इसकी माँ, ठीक है। और इसका पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा, यानी ये इसकी जो 5वीं पीढ़ी है तैमूर लंग से संबंधित है, ठीक है। बाबर ने समरकंद को 1497 में जीता था। जो ये बाबर है इसने समरकंद एक देश है उसको 1497 में जीता। 1000 दिन के लिए सेवानी खां से क्या 1000 नहीं 100 दिन के लिए सेवानी खां से जीता था, ठीक है। फरगना की गद्दी पर मात्र 12 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठा था ये। भारत का पहला आक्रमण यूसुफजई जाति पर किया था 1518 से लेकर 19 के बीच में, जिसे हम बंजौर अभियान 1519 में इसने जीता, जिसमें पाकिस्तान में मतलब जिसको पाकिस्तान में जीता था इसने, ठीक है। फिर इसका 1524 में हुआ था लाहौर विजय अभियान, ठीक है। इसके बाद आए थे इसके 4 प्रमुख युद्ध। पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत वर्सेस बाबर और प्लस दौलत खां लोधी पंजाब का गवर्नर प्लस आलम खां लोधी, ठीक है। कौन कौन थे? एक तरफ इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत, दूसरी तरफ दौलत खां, बाबर और आलम खां लोधी, ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा नीति का प्रयोग किया, जो उज्बेकिस्तान से सीखी थी इसने। क्या? तुगलुमा नीति का उपयोग किया था इसमें किसने? बाबर ने, ठीक है। रूमी उस्मानी विधि का उपयोग किया था इसमें। युद्ध में तोपों का संचालन उस्ताद अली खां ने किया था, और बंदूक का जो संचालन किया था मुस्तफ़ा ने किया था, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की, ठीक है। सेकंड रहा था खानवा का युद्ध 1527। राणा सांगा प्लस आलम खां और प्लस दौलत खां वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था ये, जिसमें इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। किसका? जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ राजस्थान के सिसोदिया वंश उदयपुर के शासक थे, जो 1509 से लेकर 1528 तक इनका शासन काल रहा था, ठीक है। फिर इनका चौथा अभियान था चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ठीक है। फिर हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर वर्सेस महमूद लोदी प्लस शेरशाह सूरी और नुसरत खां अफगानी के बीच में। यह युद्ध जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। इसके बाद जो क्या हुआ था, अन्य तथ्य हैं। अन्य तथ्य क्या है? आत्मकथा बाबर की है, बाबरनामा।
तुजुक-ए-बाबरी इसका नाम है, चगताई तुर्क भाषा में है। आत्मकथा लिखने वाला पहला मुगल शासक था। इसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय विजयनगर को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अगला है राज्यों का वर्णन करा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कुल 7 राज्यों का वर्णन किया है, 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू। हिंदू राज्य मेवाड़, विजयनगर और मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे? दिल्ली, मालवा, बंगाल, बहमनी वंश और गुजरात। ठीक है। बाबरनामा का जो अनुवाद है, सबसे पहले फारसी अनुवाद पायंदा खां ने किया था। पायंदा खां ने किया था। फिर अब्दुर रहीम खान खाना ने किया था। इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए, किया था। अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था लिड्डन और रस्किन ने किया था। लिड्डन और रस्किन ने किया था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था? जो मकबरा पहले आराम बाग यानी आगरा में दफनाया गया था इसको, फिर बाद में इसकी जो पत्नी है वो काबुल ले गई थी अफगानिस्तान में। ठीक है, इसके मकबरे को। फिर इसकी संतान क्या है? इसके 4 बेटे थे। पहले का नाम हुमायूं, दूसरे का कामरान और अस्करी और हिंदाल। ठीक है, इसके 4 बेटे थे। फिर दूसरा इसका गद्दी पर बैठा था जो इसका नाम हुमायूं है। 1530 से लेकर 1540 के बीच में इसने शासन किया था। 2 बार में किया था, एक बार ये भाग गया था। तो 1555 से लेकर फिर 1556 में वापस आया था। 1555 में वापस आकर 1556 तक इसने शासन किया था। तो इसका बचपन का नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद। जन्म 1508 काबुल में हुआ था। माता माहम बेगम है। गद्दी पर बैठने से पहले 12 वर्ष की उम्र में यह बदख्शा का सूबेदार था। कौन? हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठने से पहले। इसका राज्याभिषेक 1530 में आगरा में हुआ था। इसके प्रमुख अभियान व युद्ध हुए थे। पहला अभियान हुआ था 1531 में कालिंजर अभियान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बांदा यूपी में हुआ था। प्रताप रुद्रदेव के अधीन तुर्क को जीता था इसने। पहला विजय अभियान था, संधि हुई थी इसमें भी। ठीक है। फिर अगला हुआ था आपका 1532 चुनार का किला घेरा इसने मिर्जापुर में 4 माह तक डेरा डाला। हिंदू बेगम के माध्यम से संधि हुई और शेर खां यानी शेरशाह सूरी ने अधीनता स्वीकृत की। ठीक है। फिर आया था 1532 में दोहरिया यानी देवरिया का युद्ध जीता। शेरशाह सूरी प्लस महमूद लोदी को हराया। अगला आएगा 1533 में दिल्ली में 3 पन्ना पुस्तकालय की स्थापना की थी इसी ने। ये जो चल रहे हैं ना, ये हुमायूं के जितने भी चल रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर याद तैयार कर लीजिएगा। फिर आया था 1535 में बहादुर शाह, गुजरात के विद्रोह को दबाया। इसी समय चित्तौड़ यानी राणा सांगा की पत्नी की महारानी जो कर्णवती ने हुमायूं को क्या राखी भेजी थी, लेकिन उसने उस समय पर मदद नहीं की थी। ठीक है, यहाँ पर युद्ध चल रहा था। ठीक है। अगला है क्या 1539 में बंगाल यानी गौड़ प्रदेश विजय का इसका नाम बदलकर जन्नताबाद रख दिया। दिल्ली का नियंत्रण शेख बहलोल लोदी को सौंपा और परंतु हिंदाल शेख ने बहलोल लोदी की हत्या कर खुद को सम्राट घोषित किया। फिर आया था 1539 में चौसा का युद्ध। बिहार में हुआ था चौसा का युद्ध। हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। यहाँ पर क्या हुमायूं हारा और कर्मनाशा नदी में कूदकर ये जो वहाँ से एक मतलब भिश्ती निजाम ने इसकी जान बचाई थी, वहाँ पर ये भाग गया था। बाद में हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया। हुमायूं मतलब जो बाद में हुमायूं ने उसे एक दिन का शासक बनाया। उसने चमड़े के सिक्के चलाए। ठीक है। फिर 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जहां हुमायूं बुरी तरह हारा और दिल्ली पर द्वितीय अफगान वंश यानी साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरे अफगान वंश की स्थापना यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी 1540 से। आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। फिर निर्वासन की और वापसी कैसे हुई इसकी? हुमायूं भागकर आगरा से पंजाब होते हुए सिंध अफगानिस्तान चला गया। 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी की और 1542 में अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है। फिर अगला फैक्ट है 1555 में मच्छीवाड़ा पंजाब और सरहिंद का युद्ध जीतकर 1555 में हुमायूं ने अफगानों यानी सिकंदर शाह सूरी को हराया और द्वारा दिल्ली पर गद्दी प्राप्त की। इसके बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया। इसकी मृत्यु और कुछ फैक्ट थे। 1556 में 3 पन्ना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इतिहासकार स्टैनले लैंडपुल ने कहा हुमायूं का जो जीवन है
जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़कते हुए ही उसकी जान गई। यानी उसका पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा और लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियों पर से उसकी जान चली गई। किसने कहा था? स्टैनले लैनपूल ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। हुमायूंनामा इसकी किसने लिखी थी? इसकी चचेरी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूंनामा लिखी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्वारा रचित इसका जो मकबरा है दिल्ली में है, किसका? हुमायूं का। हुमायूं ज्योतिषी में बहुत विश्वास रखता था। ये ज्योतिषी में विश्वास कैसे रखता था? ये जो दिल्ली मतलब यह दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था। रविवार को यानी संडे को पीले, सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काले, ऐसे कपड़े पहना करता था। फिर आया था इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद अकबर का शासन। अकबर का शासन आया था 1556 से लेकर 1605 ईडी तक। ठीक है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। ठीक है। उपाधि अर्श आशियानी इसकी उपाधि है। शासनकाल रहा है 1556 से लेकर 1605 तक। मुगलों में सबसे लंबा शासन इसी का ही रहा है, अकबर का। ये बहुत चालाक व्यक्ति है। इसका जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट, यानी माता इसकी जो हमीदा बानो है। उपाधि क्या है इसकी माता की? मरियम मकानी इसकी उपाधि है। पालन पोषण सुल्तान बेगम यानी अस्करी की पत्नी धायमा अनगा ने किया था। धायमा अनगा होती है जो दूध पिलाने वाली होती हैं। राजपूतों का दूध पिलाया गया था इसको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। विवाह क्या? इसकी पहली शादी रुकैया बेगम से हुई थी 1551 में। फिर शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी, पुत्र सलीम मुराद दिन दानियाल। क्या इसके जो शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ़ ईरानी थे। इसके पुत्र कौन थे? सलीम, 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद और दानियाल। ये इसके पुत्र हैं, नाम याद रख लेना। इसके बाद इसका राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले कलानौर में ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। अब्दुल कासिम ने विधि पूरी की थी इसकी। इसका जो संरक्षक जो दिया था वो बैरम खान ने दिया था 1556 से लेकर 1560 के बीच तक। ठीक है। जो इसके संरक्षक थे। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या था? खान बाबा। इसका बैरम खां का अन्य नाम क्या था? खान बाबा। इसकी प्रारंभिक युद्ध घटनाएं क्या हैं? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1956 को अकबर बैरम खां के नेतृत्व में वर्सेस यानी हेमराज विक्रमादित्य अकबर की विजय हुई। यहाँ पर हेमू अली आदिल शाह का सेनापति था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट भी था। 14वां विक्रमादित्य था ये। 1560 और 62 के काल को पेटीकोट, मतलब 1560 और 62 के जो शासन काल है उसको पेटीकोट का शासन या पर्दा शासन हरमदल कहा जाता था। माहम अनगा के प्रभाव के कारण, कौन के? माहम अनगा जी, उनके प्रभाव के कारण इसको पर्दा या पेटीकोट शासन कहा जाता था। 1561 में बैरम खां को मक्का भेजते समय पाटन गुजरात में मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी थी। बाद में अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीम बेगम से शादी की और उसकी पुत्र अब्दुल रहीम को अपनाया। इसके महत्वपूर्ण कार्य और सुधार क्या थे अकबर के, देखते हैं। तो महत्वपूर्ण सुधार कार्य थे इसके। पहला कार्य था 1562 में इसने दास प्रथा और बाल विवाह को और सती प्रथा यानी पर रोक लगाया था और हरमदल से मुक्ति पाई थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह उज्बेकों ने किया था। 1574 और 75 में इबादत खाना का निर्माण किया फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर सभी धर्मों के जो इबादत होती थी। जैन धर्म से कौन आए थे? हरिविजय सूरी यानी जगत गुरु की उपाधि इनको मिली थी। शांति चंद्र और भानुचंद्र। ठीक है। ईसाई धर्म से कौन आए थे? एंटोनियो और मोंसे साते और रेडोल्फ एकवा। ठीक है। हिंदू धर्म से आए थे पुरुषोत्तम दास देवी। अगले पॉइंट्स देखेंगे। पारसी धर्म से आए थे दस्तूर जी राणा। अकबर ने इनसे सूर्य नमस्कार सीखा था। आपसे पूछ सकते हैं अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा? तो दस्तूर जी राणा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए और आपको इस क्लास को पूरी अच्छे से 2 बार देख लेंगे तो आपको पूरा फैक्ट क्लियर हो जाएगा। 1575 में इसने मनसबदारी प्रथा शुरू की। 1569 यानी 79 में क्या की थी? 1579 में मजहर की घोषणा की।
सम्राट का धार्मिक आदेश सर्वोपरि। फिर 1582 में दीन इलाही यानी नया धर्म चलाया। नीत सुलह कुल यानी इसमें कुल 18 लोगों ने अपनाया था, एकमात्र हिंदू राजा कौन थे? बीरबल थे। 1582 में दहसाला प्रथा शुरू की इसने, भू राजस्व टोडरमल द्वारा शुरू की थी। जो इबादत खाना बंद कर दिया था इसी ने 1582 में, ठीक है। फिर इसके बाद ये बहुत चालाक था, इसने सभी धर्मों का ज्ञान ले लिया था और उन सब का ज्ञान लेने के बाद इसने फिर इबादत अपना एक धर्म बनाया था। धर्म का नाम क्या है? ये वाला दीन ए इलाही, ठीक है। फिर इसके बाद इसके प्रमुख विजय अभियान देख लेते हैं। 1561 में मालवा पर विजय इन्हें पहला अभियान था इसका। शासक कौन थे वहाँ के? बाजव बाजवा बाज बहादुर। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रूपमती। राजधानी क्या थी? सारंगपुर, ठीक है। 1562 में फिर अजमेर जयपुर राजा बहारमल के बीच में जो बिहारीमल के अधीनता स्वीकृत की। उनकी बेटी हरखवा बाई यानी जिसे हम जोधा भाई या मरियम उजवानी भी कहते से अकबर का विवाह हुआ। बहारमल के पोते मानसिंह ने 7,000 का मनसब बना दिया। बहारमल का जो पोता है मानसिंह को क्या 7,000 का मनसब का जो मनसब बना दिया। मनसब होता है एक मतलब घोड़ों का एक या फिर सैनिकों का एक मतलब पूरा वो होता है ग्रुप। 7,000 मनसब बना दिया था उसको, ठीक है। 1564 में गोंडवाना विजय यानी रानी दुर्गावती, पति इनका क्या था? दलपत शाह। पुत्र कौन था? वीर नारायण के विरुद्ध आसफ खां का नेतृत्व में इसने इसको जीता। फिर इसके बाद 1568 में मेवाड़ अभियान राजा उदय सिंह के विरुद्ध करता है, यहाँ पर निर्णायक रहा। फिर 1569 में रणथंभौर जीता। 1570 में जैसलमेर बीकानेर को जीता था इसी ने। फिर 1571-72 में गुजरात अभियान में मुजफ्फर को हराया और इसे स्मिथ में यानी दुर्गगामी अभियान कहा। इस समय स्मिथ कौन है? स्मिथ एक विदेशी यात्री है, इसने दुर्गगामी अभियान कहा और इसने पहली बार समुद्र देखा। अब्दुल रहीम खाने खाना को उपाधि मिली यहाँ पर, ठीक है। अगला था इसका 1576 में क्या किया था इसने? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। 18 जून 1576 महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। नेतृत्व मानसिंह व आसफ खां यानी महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां, राणा कुंजा सोलंकी और एक भामाशाह और झाला थे, ठीक है। 1581 में क्या होता? काबुल जीता। 1585 में कश्मीर को जीता और 1551 में सिंध को जीता। 1600 में दक्षिण विजय अभियान अहमदनगर बीजापुर का शासिका चांद बीबी को जीता इसी ने। और 1661 में असीरगढ़ अभियान रखा था, यह अकबर का अंतिम विजय अभियान था 1601 में ये वाला, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ लेते हैं। वीर महाराणा प्रताप जी का जो शासनकाल है 1540 से लेकर 1597 तक ईस्वी तक रहा है। माता कौन सी है? जयंताबाई थी इनकी और पिता का नाम उदय सिंह था। ये सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। जन्म स्थान कुंभलगढ़ है। इनके घोड़े का नाम चेतक है, हाथी का नाम राम प्रसाद है और लूना। और 1582 में देवर युद्ध में इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। 1582 का युद्ध है देवर युद्ध, इसको ही क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद का जो हुआ है ये स्थापत्य कला अन्य तथ्य क्या थे? जो इनका निर्माण है हुमायूं ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571 और 75 में। आगरा का किला बना। दीवाने खास इलाहाबाद का किला 1583 में और फिर पंचशे महल इसमें बनवाया था अकबर ने। फिर इसने बुलंद दरवाज़ा 1602 में गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में बनवाया था। विदेशी यात्री 1789 में स्टीफन थॉमस मिशनरी और 1583-85 में रॉल्फ फिच भारत आए और इसी के दरबार में पुर्तगाली तंबाकू लेकर आए थे। अकबर के सूबे प्रांतों की संख्या 15 थी। 12 इसमें उत्तर के थे, 3 दक्षिण के थे, ठीक है। इसके बाद अकबर इसकी राजधानी परिवर्तन 1585 में आगरा से लाहौर ले गया। 1583 में राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए।
अकबर के काल में बदायूनी ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया। महाभारत का रजमनामा रखा, मतलब नाम जो रखा था क्या था, रजमनामा रखा था महाभारत का। इसकी जो मृत्यु है 1605 में अतिसार पेचिश के कारण यानी हुई थी, और इसका जो मकबरा है सिकंदरा आगरा में है। ठीक है, इसके नवरत्न कौन कौन थे उनको भी जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। बीरबल, जिसे हम महेश दास इनका नाम था, 5000 का मनसब बनाया था। इनकी मृत्यु 1585 में यूसुफजई विद्रोह में हुई थी। ठीक है, फिर अबुल फजल अकबरनामा की रचना की। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। ठीक है, फैजी यानी राजकीय कवि था, चिकित्सक था ये। फिर आया था टोडरमल। टोडरमल कौन था? टोडरमल था राजस्व वित्त मंत्री, दहसाला प्रथा के जनक इसी को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। अब्दुल रहीम खान ने खाना बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया, इम्पोर्टेंट है ये भी। तानसेन यानी रामतनु पांडे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ, ग्वालियर, प्रमुख रचनाकार मियाँ मल्हार, दरबारी, कन्हाड़ा, मियाँ और मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग। ठीक है, फिर थे सातवें मानसिंह, प्रमुख सेनापति थे। मुल्ला दो प्याजा प्रमुख सलाहकार थे, और फ़कीर अला अजुद्दीन ये कौन थे? ये भी सलाहकार थे। ठीक है जी, इन्होंने जो इसने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था? अकबर ने दस्तूर जी राणा जी से सीखा था। इसके समकालीन कवि कौन थे? तुलसीदास जी थे इसके समकालीन कवि। इसके योग गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो जिनभद्र सूर्य ने दी थी। और अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी? तो हरि विजय सूरी को दी थी। ये पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा। अकबर ने जो अवधूनी की जो चप्पलें अपने सिर पर उठा ली थी। हाँ, थोड़ा सा फैक्ट और है इसी का। इस पे अब्दोनी की जो अब एक अब्दोनी है, इसने चप्पल उठा ली थी उनकी सिर पर उठाया था। इसके बाद सलीम चिश्ती को बहुत मानता था। ये कौन? अकबर सलीम चिश्ती को बहुत मानता था, और इनके नाम पर आपने बेटे का नाम सलीम रखा था। अच्छा, इसके बाद जो आया था वो सूरी वंश और मुगल साम्राज्य, मतलब सूरी वंश आया था इसके बाद, जो जहांगीर से औरंगजेब तक है। तो इसको देखेंगे, सूर्य वंश मतलब वो तो मुगल साम्राज्य में ही अलग से सूर्य वंश आ गया था 1540 से लेकर 15 साल के लिए, 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था, द्वितीय अफगान वंश था ये। शेरशाह सूरी के बारे में तारीख शेरशाहिया में जानकारी मिलती है। इसके लेखक अब्बास खां शेरवानी हैं। इसका जन्म 1472 AD में हुआ था। बचपन का नाम फरीद है शेरशाह सूरी के। पिता का नाम क्या है? हसन खां, जो जौनपुर की जहांगीर है। इब्राहिम लोदी ने जमाल खां को दी थी। इब्राहिम लोदी ने क्या? जौनपुर की जहांगीर जो इब्राहिम लोदी ने किसको? जमाल खां को दी थी। ठीक है, इसने दक्षिण बिहार के जो सूबेदार का कार्य किया, और बहार खां लोहानी के यहाँ 1497 और 1518 फरीद जहांगीर का प्रबंधक बना। ठीक है, शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी से ने दी। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को हराकर हजरत ए आला की उपाधि धारण की। 1530 में चुनार का किला यानी लार्ड मलिका से शादी की। 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी जीता। 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जीता। और 1541 में क्या होता है? 1541 में बंगाल जीता। खिजिर खान ने खुद को स्वतंत्र किया था। 47 सरकार जिले में बांटा था, 47 सरकार जिलों में बांटा था। फिर इसके बाद सिकदार यानी नियंत्रण सिकदार और नियंत्रण अमीर ए बंगला बनाया था। ठीक है भाई, 1541 में क्या होता है? 1541 में फिर बंगला बनाया था। अमीर ए बंगला जीता था, मतलब इसमें जो भी है। नियंत्रण जिलों में बांटा, फिर नियंत्रण, फिर इसके बाद क्या हुआ था? 1542 में इसने मालवा को जीता, जहाँ पर कौन थे? मल्लू खां और कादिर शाह को हराया था। इसको शक था कि शेरशाह सीरी से मिल जाएगा। ठीक है, फिर 1543 में रायसीन जीता। पूरनमल और शेरशाह सूरी के नाम का सबसे गहरा धब्बा था। फिर 1545 में कालिंजर को जीता वर्सेस कीरत सिंह यानी बंदा यूपी। उसका जो उक्का तोप यानी गोला पड़ने की मृत्यु से हुई थी। फिर 1544 में गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध हुआ था, जो राणा और मालदेव के बीच में हुआ था। शेरशाह ने कहा, मैं एक मुट्ठी बाजरे
के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मारवाड़ा विजय अभियान धायमा पन्ना के बीच में हुआ था। मालदेव के सेनापति यानी जैता व कुम्पा मारे गए थे इसमें। इसके बाद इसकी जो प्रशासन, इसके बाद शेरशाह सूरी के क्या कार्य और प्रशासन रहा। इसकी जो मृत्यु है 1545 में हो गई थी। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। इसका भूराजस्व उपज के आधार पर 1/3 यानी 3 लिया जाता था। 1/3 तिहाई हिस्सा, 1/3। इसका जनक टोडरमल था। पट्टा प्रथा जिसे कबूलियत कहा गया, जरीवाना यानी महासिलाना, अतिरिक्त कर 2.5% और फिर एक्स्ट्रा 5%। दीवानी वजारत विभाग बनाया लगान व प्लस अर्थव्यवस्था के लिए। अगला था इसका दीवान ए इंसा विभाग बनाया पत्र व्यवहार के लिए। दीवान ए काजी विभाग बनाया न्याय विभाग के लिए। शेरशाह के शासनकाल को कहा गया, बूढ़ी स्त्री सोने के टोकरे को लेकर चले जाए तो इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसने आधुनिक रुपया चलवाया। कानून गो से इसने अकबर श्रेष्ठ माना। इसने ग्रेन ने क्या, कानून गो से अकबर श्रेष्ठ माना। चांदी का रुपया चलाया जो 178 ग्रेन का था। तांबा का सिक्का चलाया जो 380 ग्रेन का था। 1 रुपया इसका जो दाम था 64 दाम। इसके बाद इसने सड़क आजमगढ़ और मतलब सड़क आजम बनवाई, जिसको हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। इसने डाक सेवा को जन्म दिया। इसको प्रमुख हेमू, इसका जो प्रमुख कौन था, हेमू था। रोहतासगढ़ के ज़िले का मतलब सुदृढ़ करवाया था इसने। इसके समय मलिक और मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा था 1540 एडी में। शेरशाह सूरी के वंशज कौन हैं, तो शेरशाह और जलाल खां, इस्लाम शाह इसका नाम है। 1545 से 1553 के बीच में। फिरोज शाह 1553 से 1573 मतलब 1553 में ही रहा था। इसकी हत्या मुबारिक खां ने कर दी थी। मुबरिज खां और आदिल शाह, दिल्ली, आगरा और हेमू आदिल शाह का सेनापति था। फिर इब्राहिम सूर सरे हिंद का युद्ध लड़ा था, लेकिन 1555 में सरे हिंद सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद आया था जहांगीर। फिर ये यहाँ से फिर मतलब वो आ गया था मुग़ल शासक। ठीक है, जहांगीर कौन है, मुग़ल शासक है जहांगीर। तो इसका जो बचपन का नाम क्या था, सलीम या शेखू बाबा। ठीक है, इसका जो शासनकाल है 1605 से लेकर 1627 तक रहा है। इसका जन्म जो हुआ है 1569 ईडी से हुआ है। पिता का जो नाम क्या है, अकबर। माता जोधाबाई आमेर। पहली पत्नी मानसिंह की बहन। उपाधि क्या थी इसका, सहाय बेगम। इसने आत्महत्या कर ली थी। पुत्र का नाम क्या है, खुसरो, जो मानवाई का पुत्र है। 1599 में अजमेर से इलाहाबाद भाग गया। सलीम बेगम ने समझाया इसको। फिर इसके बाद खुर्रम यानी जोधाबाई उदयपुर जगत गोसाई का पुत्र था, जो मतलब परवेज साहब का एक जमाल का पुत्र है, परवेज। ठीक है, फिर राज्याभिषेक हुआ इसका 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में। 1516 में पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। 1606 में आगरा में लाहौर से भाग गया। समर्थन कौन था, मामा मानसिंह, ससुर अजीज कोका। अब्दुल रहीम लाहौर का दीवान बना दिया इसको। हसन बेगम आगरा का दीवान बना दिया। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु को फांसी दे दी इसी ने। फिर इसके बाद 1611 में उसकी शादी मेहरुन्निसा यानी नूरजहाँ या नूर महल से हुई। इसका पिता का नाम क्या था, एतमउद्दौला, जो गयास बेगम के इसकी माता का नाम है। भाई इसका आसफ खां है। माँ आसमत बेगम यानी, देखो भाई कोई वर्ड गलत हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी इसी ने। और मेहरुन्निसा की जो पहली शादी है अली कुली बेगम यानी शेर अफगान से हुई थी। और बंगाल में सूबेदार 1606 में जहांगीर ने दी। यानी शेर अफगान की जो मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा की बेटी लाडली बेगम खुर्रम की शादी अर्जुनमंद बानो बेगम 1612 असमत बेगम एतमउद्दौला और नूरजहाँ गुट बन गए थे। ठीक है, इसके बाद 1626 में महावत खान ने विद्रोह किया। बाद में शाहजहाँ से मिले गए। ठीक है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई। आगरा में जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए अधिकार दिए
मुगल व मेवाड़ संधि 1655 मतलब 1615 में हुई थी। अहमदनगर से संधि 1617 में हुई थी। फिर जहांगीर के समय आने वाले जो अंग्रेज कौन थे, हॉकिंस 24 अगस्त 2000 मतलब 1608 को सूरत गुजरात पहुंचा। फिर 16 अप्रैल 1609 को आगरा पहुंचा मुगल दरबार में, ठीक है, जहां इसने इंग्लिश खान की उपाधि यानी 400 जात का मनसब दी। किसने? जहांगीर ने इसको, ठीक है। विलियम फिंच ये आए थे, इन्होंने अनारकली नदीरा बेगम का वर्णन किया 1627 में। जहांगीर की मौत हो गई थी। इसका जो मकबरा है लाहौर में है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक जहांगीरी फारसी भाषा में है। इसको पूर्ण मोतविंद खान ने किया था। इसका जो पूर्ण नाम क्या है, इकबाल नामा ए जहांगीरी। जहांगीर के समय चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, जहांगीर के समय को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके समय चित्रकार यानी मैसूर उपाधि नादिर उल असर यानी दौलत खां, अब्बुल हसन, विशनदास और मनोहर और फर्रुख बेग ये इसकी उपाधि रहेंगी। इसके बाद आएगा शाहजहां। तो साथियों एक ही क्लास में हम इस पूरी क्लास को कंप्लीट कराएंगे। फिर आया था शाहजहां 1627 से 1658 में। इसका जन्म हुआ था 1592 में। खुर्रम नाम था इसका बचपन का। पिता का नाम जहांगीर, माता जगत गोसाई जोधाबाई मारवाड़ा की राठौड़ राजकुमारी थी ये। फिर इसके बाद आया था इसकी पत्नी का नाम क्या था, अर्जुनमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। इसका 14 बच्चे थे, 7 जीवित बच्चे थे इसके। 4 पुत्र, जिसे दारा सिकोह 1615 में पंजाब, शाह शुजा 1616 में बंगाल और औरंगजेब 1618 में दक्षिण और मुराद बख्श 1624 में गुजरात, मतलब एक इसको शासन के लिए दे दिए गए थे। इनको वहाँ पर इनको अपॉइंट कर दिया था एक आधिकारिक रूप से। 3 इसकी पुत्री थी, जहां आरा 1614, रोशन आरा 1617 और गुहार आरा 1631। इसके बाद राज्याभिषेक हुआ 24 फरवरी 1627 को। इसका राज्याभिषेक हुआ आगरा में। मनसब किसने का बनाया, 7 जात 7 सवार और आसफ खां 7 जात, ठीक है। 1628 में राजधानी आगरा बनाई, 1638 में राजधानी वापस दिल्ली बनाई। फिर इसके बाद शाहजहां के समय विद्रोह हुए थे, कौन कौन से, बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ था 1628 से 1635। जवाहर सिंह पुत्र वीर सिंह बुंदेल, ठीक है। खाने जहां लोधी का विद्रोह हुआ था 1628 से 1631 के बीच में। इसकी जहां महावत खां को खाने खाना बनाया गया था। फिर पुर्तगाली विद्रोह होता है ईसाई अराकन देश की वजह से। फिर सिख विद्रोह हुआ था, छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था ये। फिर इसके बाद विजय अभियान व अन्य कार्य हुए थे इसके। 1633 में अहमदनगर को जीता। शासक मालिक अंबर इसकी समय मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। 1636 में गोलकुंडा को जीता। शिया शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह था यहाँ का। 1636 में बीजापुर को जीता, जहाँ शाहजी भोंसले थे। औरंगजेब दक्षिणी सूबेदार बना। फर्स्ट 1636 और 1644 में 8 वर्ष मुगल साउथ एरिया यानी खानदेश, बुरहानपुर, वरार, एलिचपुर तेलंगाना और नांदेड़ अहमदनगर आदि को मतलब इसने जीत लिया था। फिर इसके बाद 1656 में गोलकुंडा पर आक्रमण हुआ। दोबारा मीर जुमला व्यापारी फारसी मुगल आधिपत्य स्वीकारा, ठीक है। 1656 में पुनः बीजापुर पर आक्रमण हुआ, जहां 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना हुआ। सेकंड सूबेदारी 1652 और 57 के बीच में मुर्शिद कुली खां को दी गई थी, दक्षिण का टोडरमल द्वारा भूमि सुधार के लिए, ठीक है। फिर 1636 में अली आदिल शाह की मृत्यु, बेगम बड़ी साहिबा गद्दी पर बैठी। आक्रमण बिदर का किला और कल्याणकारी किला मुगलों ने जीता। फिर शाहजहां था, इसके दरबारी कवि और स्थापत्य अब्दुल हमीद लाहौरी, इसके जो पादशाह नामा पुस्तक लिखी थी। इनायत खां अमीन काजवानी शाहजहांनामा लिखी थी पुस्तक इसने। चंद्रभान ब्राह्मण 4 चमन पुस्तक लिखी थी। इब्न
हरकर्ण रामायण का अनुवाद किया था। सुंदरदास सिंहासन वित्ती 12 मासा लिखी थी। पंडित जगन्नाथ गंगा लहरी गंगाधर और उपाधि महाकवि राय की मिली थी इनको यहाँ से। कविचंद्र आचार्य सरस्वती को संरक्षण दिया, बनारस के विद्वान थे। फिर इसके बाद क्या, लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी। शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल को कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तीर्थ यात्रा पर कर लगाया, सिजदा व पाबोस को ख़त्म किया। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। फिर शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण दिल्ली की गद्दी के लिए युद्ध हुए। फिर हुआ था पहला धरातल का युद्ध 15 अप्रैल 1658 यानी उज्जैन में हुआ था। औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, तो औरंगजेब जीता। शाहशुजा वर्सेस सुलेमान शिकोह, दारा का पुत्र यानी जयसिंह और बहादुर शाह। और फरवरी 1658 में इसको कौन जीता था, ये मतलब निर्णायक नहीं था। अगले इसके बाद जो शामूगढ़ का युद्ध है 29 मई 1658 को आगरा में हुआ था, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह के बीच, जहाँ पर औरंगजेब जीता था। फिर थर्ड युद्ध हुआ था देवराय का युद्ध 1659 अजमेर में हुआ था, औरंगजेब और वर्सेस दारा शिकोह के बीच, जहाँ भी औरंगजेब की जीत हुई थी। फिर दारा शिकोह के बाद ये दारा शिकोह क्या, लैनपुल के दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। उपाधि क्या है इसकी, शाह बुलंद इकबाल, शाहजहां द्वारा। 52 उपनिषदों का अनुवाद, सिर ए अकबर इसने मतलब पढ़ा है, अनुवाद किया है। इसने नज़्म उल बहरैन पुस्तक लिखी है। कादरी नामक से रचना लिखता था और समर्थन करने वाले सिख गुरु हर राय समर्थन करता था उनके लिए। आध्यात्मिक गुरु मियाँ मीर, इसने योग वशिष्ठ और भगवत गीता का अनुवाद किया था। फिर इसके बाद क्या, शाहजहां 8 वर्ष का मुसलमान बुजुर्ग शाह बुजुर्ग आगरा में कैद रहा और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के समय विदेशी यात्री पीटर मुंडी और निकोल्स मुचनी इटली पुस्तक स्टोरिया डी मोगोर और फ्रांसीसी वर्नियल दारा का चिकित्सक यानी ट्रेवनियर 6 बार आया था यहाँ पर। इसकी बुक क्या थी, ट्रेवल्स इन इंडिया। इसके बाद फिर अगला शासक आया औरंगजेब, जिसका शासनकाल रहा 1658 से लेकर 1707 तक। इसका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। उपाधि बहादुर, जिंदा पीर और आलमगीर या शाही दरवेश इसकी उपाधि हैं। राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को हुआ था आगरा में। 15 जून 1659 को फिर दिल्ली में हुआ था। इसकी माता का नाम मुमताज़ महल है, पत्नी दिलरास बानो बेगम है और रबिया उद दुर्रानी रबिया बीवी इसकी है। और 1637 में शादी मकबरा बीवी का मकबरा बनवाया था। ताजमहल की फूड नकल मतलब ताजमहल की नकल के लिए बीवी का मकबरा, तो बीवी का मकबरा बना हुआ है बिल्कुल ताजमहल की हूबहू नकल पर बना हुआ है। फिर इसके बाद शिक्षक यानी लतीफ़ सुल्तानपुरी थे इसके शिक्षक। जहाँ आरा को सहीबात उज जमानी की उपाधि दी। क्या, जहाँ आरा को क्या उपाधि दी, साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। फिर इसके बाद क्या हुआ था, औरंगजेब की नीतियाँ की थी सहसूड़िया कुछ गलत बोला, चल जो भी है ठीक है। देखो जी, अगला फिर था सिक्कों पर, इसमें कलमा यानी तुलादान, झरोका दर्शन, नरोज हिंदू, राजा तिलक, नाच गाना, शराब, जुआ, वेश्या, मीना बाजार, होली, दिवाली, बसंत, सती प्रथा सब बंद करवा दी थी इसने। जजिया कर पर पुनः लागू किया इसने। औरंगजेब, आपसे पूछा जा सकता है कि जजिया कर पुनः लागू किसने किया। औरंगजेब के समय विद्रोह हुए थे, जाटों का विद्रोह हुआ था, 1769 में हुआ था मथुरा में। इसके जो मतलब अब्दुल नबी और गोकुल के नेतृत्व में हुआ था। फिर सतनामियों का विद्रोह हुआ था। सतनामियों का विद्रोह 1672 में हुआ था। नारतौल के अनुयायी यानी मेवात क्षेत्र 2000 सतनामी मारे गए थे। वीरभान नेतृत्व इसके कर रहे थे और बैरागी संप्रदाय।
फिर इसके बाद सिख विद्रोह हुआ था 1675 में, जिसमें 9th गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में की गई थी। राजपूतों का विद्रोह हुआ था फिर 1779 में। 1778 में मारवाड़ पर अधिकार, मंदिर तोड़े गए। अजीत सिंह पुत्र यानी दुर्गादास राठौड़ सेनापति थे। 1789 में जजिया कर लागू किया इसने। फिर इसका पुत्र अकबर का विद्रोह यानी 1681 में दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से अकबर औरंगजेब का पुत्र का विद्रोह यानी अकबर को भागकर संभाजी महाराज के यहाँ गया और फिर फारस भाग गया। औरंगजेब उसका पीछा करते हुए 1682 में दक्षिण भारत भाग गया। फिर इसके विजय अभियान थे 1661 से 63। असम विजय अभियान नेतृत्व मीर जुमला 1670 में असम पर विजय पाई। 1686 में इसने बीजापुर को जीता। आदिल शाह सेकंड व फोर्थ 4 वर्षीय पुत्र सिकंदर शाह विजय के लिए जयसिंह को नियुक्त किया और 1687 में गोलकुंडा को जीता। शासक अब्दुल हसन कुतुब शाह गद्दारी कौन था इसमें? गद्दार कौन था? अब्दुल गनी। ठीक है। औरंगजेब के समय में ये सूबे कितने थे? 21। अंग्रेजों के समय हिंदू मनसबदार कितने थे? 33% सर्वाधिक। इसकी पुत्री जुवेनिशा ने बैतुल उलूम पुस्तकालय बनाया और मृत्यु 1707 में। मकबरा संभाजीनगर महाराष्ट्र में है इसका। और विदेशी यात्री कौन थे? थेवनोट फ्रांस यानी गोमल कैरिल। और इटली के जो जॉन फ्रायर, ब्रिटेन से आया था जॉन फ्रायर। इटली के कौन थे? गोमल। तो दोस्तों ये आपके टोटल मतलब मैंने दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत दोनों कंप्लीट करा दी है। इसके बाद आपकी बची है इसका स्थापत्य कला और क्या बची है, एक मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। मुगल साम्राज्य की स्थापत्य कला रह गई है और उसके बाद मराठा साम्राज्य। फिर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी करा दूँ, तो देख लेते हैं एक बारी। अच्छा इसको आप देख लेना, मैं पीडीएफ दे दूंगा, इतनी ही बहुत है। इसके बाद आप थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह से पढ़ लेना। इसके बाद जो अगर लगेगा मुझे पढ़ानी है तो मैं दूसरी क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। मुझे भी नींद आ रही है और आपको भी, फिर क्लास भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, 1 घंटे 31 मिनट की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत। और कमेंट आपको जब भी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो उसके बाद आपकी हमारे पास कमेंट शो हो पाएगी। एंड इसके बाद जो है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।